नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने क्राइम की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये उसी समय की है जिस समय मैं डीआईजी रेंज बरेली और आईजी रेंज बरेली हुआ करता था। बात 17 सितंबर 2020 की है। समय लगभग 11:15 बजे दिन में। थाना शाही है जनपद बरेली में। दूर का थाना है, देहात का थाना है। वहाँ श्री हरिओम सन ऑफ राजेंद्र सिंह, गांव का नाम इनके आनंदपुर था, ये उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि उनका भाई संजय सिंह, जो कस्बा दुलका में, जिसका अपना एक अस्पताल है, अनंत जीवन अस्पताल, जिसका वह स्वयं प्रबंधक भी है, वो रोज़ की तरह रात में वो अपने अस्पताल के अपने कक्ष में सोया हुआ था। आज सुबह अस्पताल खुलने के समय में जब अस्पताल नहीं खुला, मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि उसके कमरे में अपने बिस्तर पर, अपने पलंग पर वो मृत पड़ा हुआ है और उस पर चाकू या किसी धारदार हथियार के कई चोट के निशान शरीर पर पड़े हुए हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात में मेरे भाई की हत्या कर दी है। थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह समझ गए कि वो उस डॉक्टर के बारे में भी, उस व्यक्ति के बारे में भी, संजय सिंह के बारे में जानते थे कि वो एक अस्पताल चलाता है और उसका रसूख है उस कस्बे में। थानाध्यक्ष यानी एसओ वीरेंद्र सिंह ने तुरंत अपने सहयोगियों को बुलाया, उनके साथ घटनास्थल के लिए रवाना होने के लिए, और साथ ही साथ कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी। चूँकि मुख्यालय थानाशाही से या घटनास्थल से बहुत दूर था, इसलिए उसने विशेष आग्रह किया कि डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को तुरंत मौके पर भेज दिया जाए, क्योंकि मौके पर काफ़ी भीड़ जमा हो रही है। जब तक फॉरेंसिक टीम आकर अपनी सभी कार्रवाई कर नहीं लेती, पंचायतनामा की कार्रवाई किया जाना, लाश को सील किया जाना और वहाँ से हटाकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाना संभव नहीं होता। बिना फॉरेंसिक टीम के आए बॉडी को ना तो कवर किया जा सकता है और ना ही हटाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे में बहुत ही सूक्ष्म साक्ष्यों के नष्ट होने की संभावना रहती है। अस्पताल में ये भी ऑप्शन हो सकता है कि बाहर से बंद कर दिया जाए, किसी को भीतर जाने न दिया जाए। तो अस्पताल या किसी ऐसे घर में जहां आप अगर लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए बाहर से ताला बंद कर दें या बंद कर दें, तो तुरंत पुलिस पर आरोप लगने लगते हैं कि बाहर से पुलिस ने बंद कर दिया ताकि भीतर कोई वो घपला कर सके। दूसरा कि वो अपराधियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बाहर से बंद करके पब्लिक का आना जाना रोक लिया। और तीसरा कि पुलिस सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है, इसलिए लोगों को वहां आने जाने से मना कर रही है। इसी कारण से सामान्य रूप से ऐसी घटनाओं में जब तक फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस की टीम आ नहीं जाती, फॉरेंसिक और बाकी लोग जो मौके के फिजिकल एविडेंस हैं उसको ले नहीं लेते हैं, तब तक उसको न तो कवर किया जाता है और न लोगों की नज़रों से दूर रखा जाता है। येलो टेप लगाकर लोगों को दूर जरूर कर दिया जाता है ताकि यथास्थिति बनी रहे। थोड़ी देर में सीओ साहब और एसपी ग्रामीण बरेली ये भी मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक यूनिट भी तुरंत पहुंच गई। अस्पताल के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के अस्पताल हर छोटे बड़े कस्बों में बड़ी संख्या में अब पाए जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले 20 सालों में आपको हर कस्बे में, छोटा हो बड़ा कस्बा हो, इस तरह के बहुत ढेर सारे अस्पताल मिलेंगे। ये दरअसल जो गांव के झोला छाप डॉक्टर्स की क्लिनिक हुआ करती थी, उसी का मॉडिफाइड स्वरूप है। झोला छाप डॉक्टर, जिन्हें क्वैक भी कहते हैं, ये हर गांव में मिलेंगे। जो लोग भी गांव से संबंधित हैं उनको जानकारी होगी, या आप कभी जाके वहाँ आप देखिएगा कि वो एक कमरे का उनका क्लिनिक होता है, जिसमें बीच में एक पर्दा लगा देते हैं। पर्दा भी सामान्य रूप से कभी गहरे हरे रंग का, कभी गहरे नीले रंग का होता है। पर्दे का पार्टीशन करने के बाद भीतर एक देशी बनवाई हुई लकड़ी की मेज, जिसकी चौड़ाई कम, लंबाई बहुत ज़्यादा और ऊंचाई करीब 3-3.25 फीट होती है, ताकि मरीज को उस पर लेटाकर उसका एग्जामिनेशन किया जा सके।
डॉक्टर जो है वो सामने वाले पोर्शन में एक मेज़ लगाकर बैठा होता है। एक आध उसके कंपाउंडर टाइप के लड़के भी आसपास होते हैं और वहाँ आसपास जो अलमारियाँ होती हैं उसमें दवाओं के खाली पैकेट सजा कर रखे जाते हैं। दूर से देखने वाले को ये लगे कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक में दवाएँ बहुत ज़्यादा हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कस्बों में अब ये अस्पताल खुल गए हैं। अच्छे 2 मंजिला या 3 मंजिला छोटे से स्पेस में एक भवन बना लेते हैं। बाहर उसमें सिंटर्ड ग्लास वास लगा लेते हैं, दूर से देखने में अच्छा लगे। और ये बनवाता वो आदमी है जिसका डॉक्टर के व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं होता। कोई व्यवसायी होता है जो ये मकान बनवा के उसमें वो अस्पताल चलाता है। बाहर एक रिसेप्शन बना देते हैं, कोई बैठा होगा उसमें, और भीतर एक छोटा सा चैम्बर जिसमें डॉक्टर साहब बैठेंगे, और छोटे से हॉल में 4 या 6 अस्पताली बेड जो होते हैं स्प्रिंग वाले वो लगे मिलेंगे। उनके बगल में सलाइन वाटर टांगने का जो हुक होता है स्टैंड, वो लगा हुआ आपको मिलेगा हर बेड के पास। अस्पताल की बिल्डिंग में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में पेंट किया हुआ या बोर्ड लगा हुआ या होर्डिंग लगी हुई अस्पताल का नाम होगा। सिर्फ सामने से नहीं, आने जाने वालों को भी दिखाई पड़े इसलिए सामने, अगल बगल, पीछे, तीनों तरफ अस्पताल के बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं। इस अस्पताल में 2-3 अनट्रेंड कंपाउंडर और एक आध डॉक्टर झोला छाप वहाँ पर मौजूद मिलेगा। और अस्पताल का जो मालिक होगा, यानी जिसका डॉक्टर के पेशे से कोई संबंध नहीं होगा, वो सारे बिल बाउचर बनाएगा और पैसा वहीं बैठे बैठे रिसेप्शन पर या तो रिसेप्शनिस्ट ले लेगा या वो खुद उसका हिसाब किताब करते हैं। आप भी जब कभी इस तरह के अस्पतालों को छोटे छोटे कस्बों में देखें तो आप ज़रूर जाके विज़िट करिएगा। आपको यही नज़ारा कमोबेश 90% अस्पतालों का मिलेगा। और ऐसा ही ठीक ये अस्पताल था अनंत जीवन अस्पताल, जिसके मालिक और मैनेजर संजय सिंह की अस्पताल के भीतर ही हत्या हुई थी। खैर, डॉग स्क्वाड आ गया। वो अपना, चूँकि मेन रोड पर स्थित था ये अस्पताल में बार बार एम्फेसाइज ये इसलिए कर रहा हूँ कि लिखा उसमें हॉस्पिटल ही होगा, चाहे वो 2 कमरे का हो, लेकिन है ये वही क्वैक्स यानी झोला छाप डॉक्टरों के बैठने का एक मॉडिफाइड तरीका है। लोगों को लगता है कि हम अस्पताल गए थे, भर्ती हुए थे। मुख्य मार्ग से डॉग स्क्वाड का वो डॉग भीतर गया, बाहर आया, फिर भीतर गया, फिर बाहर आया। फिर डॉग हैंडलर ने बताया कि साहब किसी गाड़ी से अपराधी आया था और हत्या करके चला गया, इसीलिए वो उसका पीछा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की महक हमेशा ह्यूमन स्मेल को ओवर पावर कर देती है, या जो डॉग की स्मेल होती है उसको ओवर पावर कर देती है। फॉरेंसिक यूनिट ने भी ब्लड सैंपल अपने इकट्ठा किए, बॉडी के ब्लड सैंपल, कपड़ों के ब्लड सैंपल, बिस्तर के ब्लड सैंपल, और फिर ज़मीन में, फर्श में जो ब्लड गिरा होता है जिसको खून आलूदा मिट्टी भी कहते हैं। अगर फ़र्श है तो फ़र्श को थोड़ा तोड़ के उसमें जहाँ जहाँ खून लगा होता है उस हिस्से को एक डिब्बी में रख के उसे सील बंद किया जाता है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करा ली गई। मौके पर और कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। फिंगरप्रिंट जहाँ जहाँ मिल सके, ज़रूरी नहीं थे कि वो अपराधी के हों, लेकिन जहाँ जहाँ मिल सके फिंगरप्रिंट उठा लिए गए। ब्लड को देख के लग रहा था कि ये हत्या 8 से 10 घंटे पहले की गई है, क्योंकि ब्लड बहुत ही डार्क कलर का, ऑलमोस्ट ब्लैक हो चुका था, सूख गया था और रक्तस्राव होना बंद हो गया था। इतना सब होने के बाद बॉडी का पंचायतनामा किया गया। ये काम जल्दी जल्दी इसलिए करना था कि कस्बे की बात थी, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसको पता लग रहा था वही वहाँ पर आ रहा था। बॉडी सील की गई, पोस्टमार्टम के लिए बरेली मुख्यालय भेज दिया गया। शाम तक पोस्टमार्टम भी हो गया और रात में उसकी पीएम रिपोर्ट भी मिल गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी-मॉर्टम इंजरीज कॉज्ड बाय शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट। डॉक्टर कभी वेपन नहीं लिख सकता, पता नहीं किस चीज़ से मारा गया, बट जिससे मारा गया वो शार्प एज था, यानी धारदार ऑब्जेक्ट था वो, जिससे उसकी हत्या हुई। यानी धारदार हथियार की से कारित चोटों से अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण मृत्यु का होना पाया गया, ऐसा पोस्टमार्टम में अंकित हुआ।
अंतिम संस्कार के बाद थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल के आसपास लोगों से जानकारी करते रहे। मृतक के गांव और आसपास के लोगों से बातचीत की गई। ये बताया गया कि मृतक बहुत पॉपुलर था, अस्पताल में इसकी बहुत भीड़ हुआ करती थी और उसका व्यक्तिगत संबंध यहाँ कस्बे के लोगों से बहुत अच्छा था। पूछताछ जो है वो जो पुलिसिंग के एंगल्स होते हैं तीनों, जर जोरू और ज़मीन, उस पर केंद्रित की गई क्योंकि कोई सुराग मिल नहीं रहा था। लोगों ने ये बताया कि साहब पैसा इनके पास बहुत था, इसलिए पैसे की लेन देन भी एक कारण हो सकता है। किससे किससे पैसे का लेन देन था, कौन कौन ज़मीनें इन्होंने खरीदी थी और किन किन ज़मीनों में ख़रीद फरोख्त में कोई विवाद हुआ था, ये जानने की कोशिश जो टीम थी इंस्पेक्टर की, वो एसओ की, उसने ये जानने की कोशिश की। वहीं लोगों ने ये भी बताया कि साहब गांव का जो मरीज़ आता है उसको बेड दे के उसमें 2 बोतल उसको ग्लूकोज चढ़ा दी जाती है। 2 दिन अगर रोक लिया गया तो जाते समय उसे 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। आप इसी से अंदाज़ लगा लें कि कितना पैसा इस हॉस्पिटल के ज़रिए कमाया गया होगा। तो ज़मीन की बात हो गई, जर की बात हो गई और किसी महिला से कोई संबंध के बारे में भी चोरी छिपे पूछा गया कि शायद किसी को कोई जानकारी हो और कोई इस पे प्रकाश डाल सके ताकि हम विवेचना में आगे बढ़ सकें। तो बेसिक पुलिसिंग की तीनों चीज़ें, जर जोरू और ज़मीन, इन तीनों के बारे में अलग अलग टीमों ने पूछताछ करनी शुरू की। अस्पताल के कर्मचारियों से, अस्पताल में आसपास आने जाने वाले पड़ोसियों से, अस्पताल के कुछ पुराने मरीजों से भी जो कभी वहाँ पर रहे हैं, गांव के लोगों से, और कहाँ कहाँ खरीद फरोख्त हुई है ज़मीनों की, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कुछ संजय ने कुछ वहाँ ज़मीनें भी खरीदी थी। लेकिन ये भी देखा गया कि ऐसा तो नहीं है कि किसी मरीज़ के इलाज में कोई झंझट हुई हो और मरीज़ के घर वालों ने लापरवाही का कोई आरोप लगाया हो और बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया हो, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं लगा। जब 3-4 दिन तक पूरी जांच पड़ताल के बाद भी कुछ नहीं पता लगा तो फिर से सर्विलांस वालों को थाने पर बुलवाया गया और थाने वालों से वो सारे नंबर शेयर किए गए जिन लोगों से पूछताछ की गई या जिनको शक के बिना पर पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था। सबके मोबाइल नंबर थाने पर उपलब्ध थे, जिन जिन से पूछताछ हुई थी, जिन पे शक है, जिन पे लोगों ने शक व्यक्त किया है, क्योंकि ऐसी घटना के बाद तमाम ज्ञानी लोग अपनी अपनी बातें भी बताते हैं कि हो सकता है इस वजह से ऐसा हुआ हो सकता है उस वजह से ऐसा हुआ हो, उसको भी दिखवा लिया जाए, इस तरह की बातें। तो जिन जिन लोगों की बात इस तरह से जिन लोगों पर इंगित किया गया था उनके नंबर भी इकट्ठा किए गए। तकरीबन 20 मोबाइल नंबर थाने से सर्विलांस की टीम को दिए गए और ये कहा गया कि जल्दी इसकी एनालिसिस करके इसमें देखिए शायद सर्विलांस से कुछ निकले। बेसिक पुलिसिंग की जो जानकारी है उससे बहुत कुछ नहीं निकल पा रहा है। 2-3 दिन की मेहनत के बाद सर्विलांस की टीम को 3 नंबर मिले जो आपस में इंटरकनेक्टेड थे। उन नंबर्स की ज़्यादातर कॉल रात की थी और बहुत लंबी लंबी बातें हुई थी। तीनों नंबर को जब सर्विलांस वालों ने बताया कि ये 3 नंबर हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, जिसमें एक मृतक का नंबर भी है, तो शायद इससे कुछ मिले। इन तीनों को फिजिकली वेरीफाई करना होगा कि आखिरकार ये नंबर किस किस के पास हैं। तो जब उसको फिजिकली वेरीफाई करने के लिए उसकी लोकेशन और जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म होता है कैफ जिसको कहते हैं, उसमें जो उल्लेख था नंबरों का या पते का, उससे जब पता किया गया तो एक नंबर तो मृतक संजय के नाम ही था, दूसरा इमरान नाम के एक संजय के मित्र का था और तीसरा आरिफा नाम की एक लड़की का था। जैसे ही तीनों को फिजिकली वेरीफाई करके नाम पता निकल आया कि भाई ये 3 लोग हैं जो आपस में बात करते रहे, रात में बात करते रहे, लंबी लंबी बात करते रहे, कभी किससे बात होती थी कभी किससे बात होती थी, तो माजरा कुछ हल्का हल्का समझ में आने लगा। जो नंबर मृतक के कैफ पे था, उसके जिसमें उसके एड्रेस प्रूफ में जो चीज़ें लगी थीं, उसके बारे में घर वालों को किसी को जानकारी नहीं थी कि ये नंबर भी कभी मृतक के पास था या नहीं था। और इन नंबर्स पे सिर्फ इमरान और आरिफा के नंबर पाए गए। वो भी बहुत, इमरान के तो दिन में भी फ़ोन थे
लेकिन रात में सिर्फ आरिफा के नंबर पर बहुत लंबी लंबी बातचीत हुई। सबसे पहले आरिफा को ही बुलाया गया। ऐसा लगा कि कुछ न कुछ इस महिला से संबंधित जरूर होगा। महिला थाने में उसको बुला के इंट्रोगेशन की टीम महिला सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों की उसके पास भेजी गई। 2-3 घंटे की सस्टेन्ड इंट्रोगेशन के बाद महिला थाने की जो एसआई और जो टीम पूछताछ में लगी हुई थी, उन्होंने एसओ शाही को ये बताया कि साहब ये लड़की बहुत तेज है, घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर इसके पास सबसे महंगे 2 मोबाइल हैं और अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ रखती है। ब्रांडेड घड़ियाँ और फैशन के सारे साजो सामान इसके पास हैं। बहुत फैशनेबल है, पर आमदनी का कोई जरिया साफ तौर पर न दिखाई देता है, न ये बता रही है। ये मृतक और इमरान दोनों को अच्छी तरह जानती है। इसका कहना है वो दोनों से बात भी करती है, लेकिन मृतक संजय सिंह को किसने मारा इसके बारे में वो कुछ भी बता पाने में समर्थ नहीं है या बता पाने से इनकार कर रही है। महिला सब इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि उससे बहुत अच्छी वाली पूछताछ भी हम लोगों ने की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही है। बाकी सारी चीज़ें बता रही है, लेकिन वो किसने मारा, कैसे मारा गया, क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर इमरान को लाया गया शाही थाने में, उनसे पूछताछ शुरू हुई। उसने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक कि किसी भी जानकारी से साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। बस यही कहता रहा, साहब मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, पता नहीं किसने मार दिया, बहुत अच्छा दोस्त था, लंगोटिया यार था, इतने दिन की दोस्ती थी। इस तरह की बातें वो बार बार करता रहा। आरिफा के बारे में जब पूछा गया कि ये तुम्हारे नंबर पे ये जो रात रात भर बात होती है, ये कौन है और इससे क्यों बात होती है, तो उसने कहा साहब मेरे उसके संबंध हैं, वो बहुत शौकीन है और मैं उसकी सारी शौक़ और उसकी सारी ज़रूरतें मैं ही पूरा करता हूँ। पर हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, इस बात पर वो बिल्कुल चुप रहा। काफ़ी हुज्जत के बाद भी जब वो कुछ नहीं बोला तो श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। थानाध्यक्ष की टीम ने बढ़ते बढ़ते सत्य बोलक यंत्र तक बात आ गई। जैसे ही यंत्र का प्रयोग शुरू हुआ, इमरान तुरंत अपनी औकात पर आ गया और सब कुछ धीरे धीरे बताने लगा और ये कहने लगा कि इसका प्रयोग बंद कर दीजिए, मैं सब बता दूंगा। वैसे भी इस तरह के मजनू टाइप के और आशिक मिजाज लोग यंत्र के झटके बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखते। ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है कि इस तरह से आशनाई के मामले में जो मजनू टाइप के या इस तरह के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत लंबे तक उनको यंत्र के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसने जो बताया उसका जो सार था वो ये था कि आरिफा मुझसे भी बात करती थी और संजय सिंह से भी बात करती थी। जब हम दोनों की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ीं और देर रात फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातें होने लगीं। इसी बीच में मैंने ये नोटिस किया कि मैं रात में पहले के समय पर ही जब फ़ोन करता हूँ तो उसका फ़ोन इंगेज आता है। जब मैंने उससे पूछा कि इतनी रात में किसका फ़ोन आया है कि तुम्हारा फ़ोन इंगेज है, तो वो किसी दूर की रिश्तेदार जो दूसरे ज़िले में हों, किसी मामी, किसी बुआ, किसी मौसी का नाम लेके हमको टरका दिया करती थी। मुझे लगता था कि मैं इस पे इतना पैसा खर्च करता हूँ, ये मुझसे झूठ क्यों बोलेगी, ज़रूर कोई न कोई परेशानी में है जो इसके रिश्तेदार इसको फ़ोन किया करते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद ही इमरान ने कहा कि मैंने ये महसूस किया कि अब मैं जब फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन इंगेज नहीं आता, घंटी पूरी की पूरी चली जाती है और फ़ोन नहीं उठता। कई बार पूरी घंटियाँ जाने के बाद भी फ़ोन नहीं उठता और सवेरे ये फ़ोन करके बताती है कि मैं फ़लाँ काम से और ढिकाना काम से इस तरह से इतना थक गई थी कि मैं जल्दी सो गई। मुझे और फिर मैं समय बदल के फ़ोन करने लगा, कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, कभी अपने टाइम पर 1 बजे। लेकिन कमोबेश हर दिन यही होने लगा कि फ़ोन की रिंग्स पूरी जाती थीं, लेकिन वो फ़ोन उठता नहीं था और सवेरे उठते ही 6-7 बजे वो फ़ोन करके यही बहाने कि मैं आज इस काम में लग गई थी, आज मैं उस काम में लग गई थी, बहुत थक गई थी और जल्दी सो गई।
इस बात पर इमरान का कहना था कि मुझे शक हो गया कि कोई न कोई बात और ज़रूर है। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी पूरी रात लंबी लंबी बातें करने वाली अब फ़ोन तक न उठा रहे हों और मेरी तरफ से कोई कमी भी नहीं है। इसी शक को देखने के लिए एक दिन शाम को ही वो उसके घर पहुंच गया। इसको देखते ही वो कुछ घबरा गई। वो बात कर रही थी, चाय बना के ले आई, चाय भी पिलाया। अचानक जो उसके हाथ में मोबाइल था, जो इमरान का ही दिया हुआ था, उसके अलावा एक दूसरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। 3-4 घंटी के बाद जब मैंने देखा कि उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही, तो मैंने पूछा, ये घंटी कहाँ बज रही है? तुम्हारे यहाँ किसी और के पास तो फ़ोन है नहीं। मैं उसकी आवाज़ सुन के नज़दीक गया तो तकिया के नीचे वो फ़ोन बज रहा था। मैंने उसको उठाया, उस पे एक ही नंबर से कई मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी, जो किसी प्यार सूचक शब्द के नाम से फीड की हुई थी। फ़ोन एकदम बिल्कुल नया था और सैमसंग की लेटेस्ट सीरीज़ का था। देख के इमरान गुस्से में धमकाना शुरू किया उसने आरिफा को कि ये फ़ोन कहाँ से आया और ये किसका नंबर है, बता दो वरना अभी यहीं शोर करूँगा, पूरे घर वालों को बुलाऊँगा, मोहल्ले को इकट्ठा करूँगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तब उसने बताया कि ये फ़ोन और सिम दोनों ही संजय ने दिया है। इस पर इमरान और आग बबूला हो गया और तमाम उल्टी सीधी बातें करने लगा आरिफा से। सुनते सुनते आरिफा भी अपने पे आ गई। उसने कहा कि तुमने तो वीवो का ही फ़ोन दिया था, संजय ने मुझे ये सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल दिया है। तुमने सस्ती वाली घड़ी दी थी, उसने ब्रांडेड घड़ी दी। ऐसे ऐसे उसने 4-5-6 चीज़ें और उसको बताई कि वो पैसे वाला है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तुम चिरकुट हो, कुछ इस तरह की बात उसने कह दी, ख़राब बातें भी कह दी। और ये भी कहा कि उसने जो जो दिया है तुम कभी सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे औकात के बाहर की है। इतना सुनते ही इमरान गुस्से में अपने घर पहुंच गया और वहाँ से उसने फ़ोन करके संजय से कहा कि संजय, तुमने दोस्ती में धोखा दिया है। संजय ने कहा कि यहीं अस्पताल आ जाओ, यहीं बैठ के बात करते हैं, कोई धोखा नहीं है, क्या नुकसान कर दिया मैंने तुम्हारा। इमरान बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने घर में रखा हुआ एक चाकू अपने अंटे में लगाया, जहाँ सामने खोसा जाता है, अंटा कहते हैं, अंटे में लगाया और मोटरसाइकिल से मैं संजय सिंह के पास पहुँच गया। दोनों में बातचीत होने लगी। चाय भी संजय ने बनाई, कोई था नहीं, चाय दोनों ने पी और संजय ने इमरान से कहा कि मैंने तुमको मना तो किया नहीं कि तुम मत जाया करो उसके पास। तुम उसको जो कुछ भी दे आते थे और जो कुछ भी तुम करते थे या जो बात करते थे, तुम्हारे जाने या तुम्हारे फ़ोन कटने के तुरंत बाद वो हमको बता दिया करती थी। मैंने तो कभी तुमसे नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, और तुम जो दे आते थे उससे महंगा सामान मैं अगले दिन ही उसको पहुंचा देता था। मैंने तुमसे कब मना किया कि तुम मत जाया करो या कुछ मत दिया करो। इतना सुनते ही इमरान बहुत गुस्से में आ गया और उसने संजय पर ताबड़तोड़ उसी चाकू से 15-20 वार कर दिए और जब तक संजय मर नहीं गया उस पर चाकू वो मारता रहा। इस पूरी घटना, सीडीआर की लोकेशन, बातचीत, समय, इन सब को वेरीफाई करने के बाद इमरान को 26 सितंबर 2020 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उससे घटना के समय पहने गए रक्त रंजित कपड़े और आला कतल चाकू बरामद किया गया। सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयान, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स
वीडियोग्राफ्स, इन सब को संलग्न करके 15 अक्टूबर 2020 को चार्जशीट नंबर 331/20 माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी गई। संजय अभी जेल में है और अपने ट्रायल का इंतज़ार कर रहा है। अब आज की घटना। आज की घटना में संजय की जान एक लव ट्रायंगल में फंसने पर चली गई। वैसे संजय ये जानता था और उसे ये सोचना चाहिए था, उसे दिमाग लगाना चाहिए था कि जब आरिफा इमरान के अंतरंग संबंधों और उसके दिए हुए गिफ्ट्स के बारे में उसे तुरंत बता दिया करती थी, तो कभी न कभी वो उसके दिए हुए गिफ्ट या उसके अंतरंग संबंधों के बारे में इमरान को भी बता देगी। और जब वो बता देगी तब क्या होगा? जो हुआ वही होगा। ये बात क्यों नहीं समझी संजय ने पहले से? पैसे के दंभ के कारण गलत काम करते हुए भी दूर की नहीं सोची संजय ने और इमरान को नीचा दिखाने के लिए आरिफा पर पैसा लुटाता रहा। दो आशिकों की एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में संजय सिंह ने जान से हाथ धो दिया। आरिफा का कुछ नहीं बिगड़ा, वो दोनों तरफ से फायदे में थी, लेकिन संजय को इतना दिमाग, इतना बड़ा अस्पताल, बड़ा क्या, एक अस्पताल चला रहा था, पैसे वाला हो गया था, इतना तो सोचना चाहिए था कि जब उसकी सारी बात हमको बता रही है तो हमारी बात भी कभी न कभी उसको बताएगी। तो एक न एक दिन ये होना ही था। हमें उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, पर आपकी क्या राय है ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।